जी अस्सलाम वालेकुम कैफेट। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर है जी 98A और इसमें हम कवर कर रहे हैं रिव्यू इंगेजमेंट। रिव्यू इंगेजमेंट कल हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने स्टडी किया टोटल टाइप ऑफ इंगेजमेंट्स जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए फर्म प्रोवाइड कर सकता है क्लाइंट्स को। हमने क्लासीफाई किया इसे एश्योरेंस सर्विसेज में और नॉन एश्योरेंस सर्विसेज में। एश्योरेंस सर्विसेज की एग्जांपल थी ऑडिट और रिव्यू। नॉन एश्योरेंस सर्विसेज की एग्जांपल थी कंपाइलेशन, रिलेटेड सर्विसेज यानी कंपाइलेशन और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। और भी एग्जांपल्स हैं लेकिन हमारे सिलेबस की हद तक यही जानना काफ़ी है। जो नॉन एश्योरेंस सर्विसेज है ये हमारे कैफ के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सिर्फ इंट्रोडक्शन है दो सर्विसेज का। ये आप स्टडी करेंगे सीफैप लेवल पे, पढ़ेंगे ज़रूर इनको लेकिन सीफैप लेवल। कैफ लेवल पे हमने सिर्फ ऑडिट और रिव्यू ये दो इंगेजमेंट्स के बारे में स्टडी करना। ऑडिट के बारे में तो हम पूरे सेशन में कर चुके हैं, क्या है, स्टार्ट कैसे होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स क्या है, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन किस सिचुएशन में क्या होगी वगैरह वगैरह। रिव्यू के बारे में हमने स्टार्ट किया था। रिव्यू में पहले हमने कंपैरिजन किया। क्या वो कंपैरिजन आपको क्लियर है? यानी ऑडिट में और रिव्यू में किन तीन पॉइंट्स की बेस पे हम कंपेयर करते हैं? प्रोसीजर, लेवल ऑफ एश्योरेंस और ओपिनियन, वर्डिंग। जो ओपिनियन की वर्डिंग थी, रिपोर्टिंग फॉर्म। जो ऑडिट है उसमें पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन होता है, रिव्यू में नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन होता है। इसके बाद हमने स्टडी किया टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट और हमने ये सीखा कि तकरीबन वही मैटर्स हमने कंसीडर करने होते हैं रिव्यू इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करते हुए जो ऑडिट में होते हैं। यानी हमने इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट को वैल्यूएट करना है, हमने देखना है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेम एक्सेप्टेबल है कि नहीं। अब चूंकि रिव्यू रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ है, रिव्यू रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है। नॉर्मली एक रिव्यू होता है जो 6 महीनों का, उसकी बात नहीं कर रहे हम, जो पूरे साल का रिव्यू है चूँकि नॉर्मली रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं होता। इसलिए ख़ास तौर पे हम टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट में ये पूछते हैं उस पार्टी से आप रिव्यू क्यों करवा रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस स्टेज पे पूछते हैं, बल्कि ना सिर्फ ये कि पूछते हैं बल्कि इंगेजमेंट लेटर में उसको लिख भी देते हैं। लिखने का पर्पज़ ये होता है ताकि अगर कोई स्पेसिफिक यूज़र को वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिव्यू की रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है तो हम डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकें अदर मैटर पैराग्राफ के जरिए। क्योंकि आपको पता है जब किसी स्पेसिफिक यूज़र को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट देनी हो, हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? अदर मैटर पैराग्राफ से। तो ये रीज़न होती है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जो हम स्टार्ट में कंसीडर करते हैं रिव्यू इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले। फिर इसके बाद हमने प्रोसीजर्स की तरफ गए। प्रोसीजर में हमने ये सीखा कि रिव्यू में नॉर्मली इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर और अदर रिव्यू प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल्स और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म नहीं होते नॉर्मली अनलेस के कोई रिस्क सामने आ जाए। अगर कोई रिस्क सामने आ जाए फिर तो जाहिर है वो परफॉर्म करना बनते हैं। लेकिन अगर इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर और अदर रिव्यू प्रोसीजर परफॉर्म किए और इनसे कोई रिस्क सामने नहीं आया तो हमें मज़ीद प्रोसीजर परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। यानी हमारा जो ज़्यादातर एविडेंस है वो इंक्वायरी, एनालिटिकल और रिव्यू प्रोसीजर से ही, अदर रिव्यू प्रोसीजर से ही मिल जाता है। यहाँ तक क्लियर? टेस्ट ऑफ कंट्रोल सबसे अहम पॉइंट जो आपने केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है ना, वो ये है कि नॉर्मली टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और टेस्ट ऑफ डिटेल्स रिव्यू में परफॉर्म नहीं होते अनलेस के कोई रिस्क हो, ठीक है। ये मेन कंसेप्ट है। अगर आपने इसको पिक कर लिया तो इंशाल्लाह केस स्टडी भी सॉल्व हो जाएगी। फिर इसके बाद हमने इंक्वायरी में पढ़ा कि कितनी, एनालिटिकल प्रोसीजर तो सिंपल था कि अनयूजुअल रिलेशनशिप वगैरह देखने। इंक्वायरी में उसने हमें एग्जांपल्स दी कि हम मैनेजमेंट से किस टाइप की इंक्वायरी करते हैं। किस टाइप की इंक्वायरी करते हैं बताइएगा? काउंटिंग, एस्टिमेट्स, सिग्निफाइड असम्पशंस कैसे अप्लाई करते हैं। इसमें अगर हमें पता चले कि एस्टिमेट और असम्पशंस वही हैं, बेसिस वही हैं जो लास्ट ईयर में थी,
कोई चेंज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चले। अगली कौन सी इंक्वायरी? रिलेटेड पार्टी के बारे में इंक्वायर करें मैनेजमेंट से। अगर वो कहे जी सारी जो रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर दी है, हम कहें ठीक है। और अच्छा, मैनेजमेंट से हमने इंक्वायर किया सर कि आपने सारी रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज कर दी? उन्होंने कहा सर बिल्कुल डिस्क्लोज कर दी हैं। हमने कहा ठीक है, अगर किसी इसके अलावा मजीद प्रोसीजर तो नहीं है रिलेटेड पार्टी, लेकिन अगर कोई रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाए तो क्या फिर प्रोसीजर? बिल्कुल रिस्क क्या, फिर प्रोसीजर आइडेंटिफाई करना है। इसी तरह और इंक्वायरी क्या थी? गोइंग कंसर्न की शाबा फ्रॉड के, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अदर रिव्यू प्रोसीजर में भी उसने हमें कुछ प्रोसीजर बताए थे, वो क्या क्या थे? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है मैनेजमेंट रिव्यू में, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्या रिव्यू में फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं? नहीं करते, टेस्ट ऑफ डिटेल, लेकिन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं। और सब्सिक्वेंट इवेंट को कंसीडर करते हैं रिव्यू में, सब्सिक्वेंट इवेंट भी कंसीडर करेंगे, यानी वो एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग कंसेप्ट अप्लाई होगा। अच्छा, और अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट सामने आ गया फिर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, और अगर नहीं आता तो फिर अच्छा, कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं? कंफर्मेशन लेटर सेंड कर नहीं करते, ठीक है। और क्या प्रोसीजर है? गोइंग कंसर्न के बारे में, अप्रोप्रिएटनेस के बारे में, वो भी वैल्यूएट करेंगे। हाँ, वर्क ऑफ अदर अगर यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, अगर हमने पिछले साल के डेटर्स को इस साल के डेटर के साथ कंपेयर किया, आपको पता है डेटर्स में एक अहम प्रोसीजर होता है प्रोविजन, और प्रोविजन सही रिकॉर्ड की है कि नहीं की, इसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। क्या क्या प्रोसीजर याद है किसी स्टूडेंट को? प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये चेक करने के लिए कि प्रोविजन फॉर बैड डेट जो प्रोविजन है वो एप्रोप्रिएट अमाउंट है कि नहीं। क्या क्या प्रोसीजर होते हैं? बेसिस पूछते हैं मैनेजमेंट से, ठीक है, परसेंटेज, एजिंग रिपोर्ट, एजिंग होती है बिल्कुल, सब्सिक्वेंटली कलेक्शन देखते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये सारे डिटेल के प्रोसीजर है। मेन कंसेप्ट ऑफ रिव्यू में आ जाए, ऑडिट में सारे प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, हमने पढ़ा हुआ। रिव्यू में अगर हमें पता चले, अब ये समझ लीजिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है जो बताएगा कि रिव्यू की नेचर, उसके प्रोसीजर आप समझ पाए कि नहीं। रिव्यू में मैंने डेटर्स का एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए जो कि रिक्वायर्ड है। एनालिटिकल प्रोसीजर में मैंने डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट की, वो लास्ट ईयर में 60 डेज थे, इस साल भी कमोबेश 60 डेज ही हैं, ठीक है। यानी जो डेटर्स का लेवल है, अमाउंट, वो तकरीबन उतना ही है जितना होना चाहिए था, ना कम है ना ज्यादा। क्या मुझे एजिंग ऑफ रिसीवेबल परफॉर्म करनी चाहिए? यस सर। रिस्क है, कैसे पता चला रिस्क? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो ही डेटर हैं, मैंने कहा अमाउंट, टर्नओवर की बात किया, डेज की बात किया, अमाउंट वही है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो डेटर वो ही थे, मिस्टर ए से जितने पैसे थे वही, मैंने टर्नओवर रेशियो की बात की है कि टर्नओवर रेशियो उतना। पिक कर रहे हैं मेरी बात को? अगर मैं ये कहूं कि जो मिस्टर ए ने पिछले साल पैसे देने थे, साल गुजर गया अभी तक पैसे ही नहीं दिए, फिर आपकी बात 100% ट्रू है, भाई नहीं दिया, इसको बैड डेट है, वो पैसे नहीं कलेक्शन हो रहे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं जितने डेटर्स टर्नओवर रेशियो लास्ट ईयर में थी उतनी ही टर्नओवर रेशियो डेज में इस साल है। क्या रिस्क है? रिस्क क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? क्या रिस्क है इसमें? रिस्क नहीं है तो क्या हमें एजिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करनी चाहिए, उसको चेक करना चाहिए एज ऑडिटर? मैनेजमेंट ने करनी हो तो कर ले, एज ऑडिटर हमें करना चाहिए नहीं करना। क्लियर? इन्वेंट्री का बैलेंस तकरीबन उतना ही है जितना लास्ट ईयर में, या रीजनेबल है। इन्वेंट्री टर्म रेशियो भी कैलकुलेट की, वो भी उतनी ही है जितनी लास्ट ईयर में डेज में थी, डेज में इन्वेंट्री बैलेंस, ठीक है। तो क्या हमें फिजिकल वेरिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर किसी जगह पे इन्वेंट्री पिछले साल की डबल कर शो करवा दी, फिर हम ये नहीं कहेंगे रिव्यू में फिजिकल वेरिफिकेशन होती ही नहीं है, ना 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 ना,
होती नहीं है, लेकिन अगर रिस्क हो फिर हो। अगर डेटर टर्न रेशो ज्यादा हो गई है फिर एजिंग करें, अगर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो ज्यादा हो गई है फिर फिजिकल वेरिफिकेशन करें। ठीक कर रहे हैं? यानी इन शॉर्ट क्या, हमारे रिव्यू में ज्यादातर प्रोसीजर के इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर और रिव्यू, खत्म कहानी। लेकिन अगर इनमें से किसी प्रोसीजर से रिस्क सामने आ जाए फिर टेस्ट ऑफ डिटेल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल की तरफ जाना पड़ेगा। एग्रीड, कंसेप्ट क्लियर भाई? अच्छा, अब कोई क्वेश्चन हो आपका तो पूछ लीजिए। ये कल का क्विक रिकैप कर रहा था लेक्चर का, ताकि आज हम इससे आगे बढ़े तो लिंक क्लियर हो। कोई क्वेश्चन हो, कल हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था रिव्यू का, तो पूछ ले। कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा, कोई मुश्किल तो नहीं था, प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ, क्योंकि लेक्चर की ड्यूरेशन हमारी नॉर्मल लेक्चर थोड़ी ज़्यादा, लेकिन उसकी रीज़न ये है, मैं चाह रहा हूँ कि हम क्वेश्चन वगैरह क्लास में ही डिस्कस करके आपको भेजूँ। ठीक है, घर में तो फिर आप रिपोर्टिंग का पढ़ते हैं ना सारा, वही क्वेश्चन कर। खत्म होगी रिपोर्टिंग? ना करें ऐसे। अच्छा, आप नहीं बात ना करें। चलिए, अब हमने प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए, प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए। प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद अब अगली स्टेज क्या है? रिपोर्ट। देखिए, इसी चैप्टर में वो एंगेजमेंट लेटर साइन कर रहा है, इसी चैप्टर में रिपोर्ट में भी पहुंच गया, काम ही थोड़ा सा। अब रिपोर्ट में लेकिन सबसे पहले, जिस तरह हमने चैप्टर 4 में ऑडिट में स्टडी किया था, पहले सबसे रिपोर्ट के अंदर बहुत से एलिमेंट्स होंगे, इसमें भी बहुत से एलिमेंट्स। अच्छा, पहले मुझे बताइए, ऑडिट की रिपोर्ट होती है, रिव्यू की भी रिपोर्ट होगी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आगे बताया नहीं, लेकिन आपकी जजमेंट चेक करना चाहता हूँ, क्या रिव्यू की रिपोर्ट वैसी ही होगी जैसी ऑडिट की रिपोर्ट है, कि इसमें फर्क होगा? अच्छा, एक आपको वो चीज़ बता दूं, ये प्रैक्टिकल है, किताब में कहीं नहीं लिखी हुई। पहले ऑडिट और रिव्यू की रिपोर्ट का फॉर्मेट कुछ और होता था, फिर IASB ने एक एक्सरसाइज स्टार्ट की कि एक्सपेक्टेशन गैप को रिमूव करने के लिए रिपोर्ट का फॉर्मेट मज़ीद क्लियर और एक्सपेंड किया जाए। मज़ीद क्लियर और आप अगर देखें ना, अभी जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आज से 7-8 साल पहले की ऑडिट रिपोर्ट देख लें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी डिटेल में नहीं होती थी। 7-8 साल पहले की ऑडिट मैटर का कंसेप्ट नहीं होता था। 7-8 साल पहले वो कहता था ये गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी इतना अहम टॉपिक नहीं है, इसको एमसीक्यू मैटर में फिट कर दो। फिर IASB ने कुछ चेंजेस की ताकि एक्सपेक्टेशन गैप रिमूव हो सके। अनफॉर्चुनेटली उसने, या फॉर्चुनेटली कह लें, उसने ये चेंजेस ऑडिट रिपोर्ट में तो कर ली, क्योंकि ज़्यादातर दुनिया में ऑडिट एंगेजमेंट्स होते हैं। रिव्यू एंगेजमेंट की रिपोर्ट में ये चेंजेस अभी नहीं की। तो आपके लिए एक छोटी सी प्लस न्यूज़ ये है, गुड, कि रिव्यू रिपोर्ट का फॉर्मेट ना सिर्फ ये कि डिफरेंट है, बल्कि शॉर्ट है, इजी है ऑडिट रिपोर्ट की निस्बत। है डिफरेंट, मगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि वैसा ही होगा, बस उसमें 10 पैराग्राफ थे, इधर 6 पैराग्राफ होगा, ऐसा नहीं है। अहम एलिमेंट्स उन्होंने सारे डिस्कस किए हैं, लेकिन फॉर्मेट सिंपल है। वो काम की 2-2-3, हर पैराग्राफ में काम की 2-2-3-3 लाइंस लिख के अगले पैराग्राफ की तरफ चल जाता है। तो मेन कंसेप्ट जहन में रखिएगा, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का फॉर्मेट ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट रिसेंटली रिवाइज हुआ है, रिव्यू रिपोर्ट का रिवाइज नहीं हुआ। इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। सबसे पहले मैटर्स टू बी इवैल्यूएट, रिव्यू एंगेजमेंट में प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए, अब आपने कंक्लूजन पे पहुंचना है। कंक्लूजन इसमें यहाँ अनमोडिफाइड हो सकता है। अच्छा, 1-2 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, इसमें कुछ अल्फाज का फ़र्क है, नोट कर लीजिएगा। पूरे ऑडिट में ऑडिटर के लिए वर्ड यूज़ करता है ऑडिटर, रिव्यू में वर्ड यूज़ करता है प्रैक्टिशनर। सिर्फ लफ्ज़ का फ़र्क है, कंसेप्ट कुछ भी नहीं है। क्योंकि रिव्यू में ऑडिटर कुछ अच्छा नहीं लगता है, रिव्यू कर रहा है, या तो रिव्यूअर कह देता तो वो ठीक है, लेकिन उसने प्रैक्टिशनर का वर्ड यूज़ किया, ठीक है। इसमें दूसरा, ओपिनियन की बजाय यहाँ पे वर्ड यूज़ करता है कंक्लूजन, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। अगर हमने रिव्यू में कंक्लूजन एक्सप्रेस करने से पहले प्रैक्टिशनर ने क्या देखना है, पहली चीज़, कहीं कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन तो नहीं, और अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है तो इसका इफेक्ट क्या है, एम मटेरियल के परवेसिव। अब मैंने नहीं पढ़ाया, आप बताइए।
अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं या है लेकिन इमटेरियल, क्या अनमोडिफाइड कंक्लूजन। मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट मटेरियल है, कौन सा कंक्लूजन? शाबाश। का मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट परवेसिव है, एडवर्स। स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट मटेरियल है, स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट मटेरियल है, क्वालिफाइड कंक्लूजन। रिपोर्टिंग पूरी हुई है, ऑडिट पूरा नहीं हुआ अभी। जी जय जान। स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट परवेसिव है, डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन, डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन। ठीक है, बाकी इसमें भी वो चीज भी ऐड कर सकते हैं कि मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को वैल्यू किया अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है वगैरह वगैरह। तो आप देखें ये तकरीबन वही कंसेप्ट है जो आपने ऑडिट में पढ़ा था। देख लें कोई फर्क तो नहीं है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो यही बता रहा है कब अनमोडिफाइड, वो उसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि जब इफेक्ट मटेरियल हो, परवेसिव हो तो क्या करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। स्टडी टिप्स काम की है इसमें, जो स्टडी टिप्स हैं ये काम की है, इसको पढ़ना है। वो कह रहा है जब ऑडिटर मॉडिफाइड कंक्लूजन एक्सप्रेस करेगा रिव्यू रिपोर्ट में तो ऑडिटर ने उसी तरह क्वालिफाइड कंक्लूजन हो सकता है, एडवर्स हो सकता है, डिस्क्लेमर हो सकता है, लेकिन उसने जो नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है क्या ये भी डिस्क्राइब करनी है? बिल्कुल करनी है। जिस तरह वहां पे बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ में था करता है, यहाँ पे बेसिस फॉर मॉडिफाइड कंक्लूजन पैराग्राफ में एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, और ये एक्सप्लेनेशन का तरीकाकार वही होगा जैसा चैप्टर 4 में है। यानी अगर मिस स्टेटमेंट है नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन करेगा, और अगर स्कोप लिमिटेशन है यही बता रहा है वो कि अगर मॉडिफाइड कंक्लूजन हो मजीद चीजें आपने ऐड करनी है, वो क्या करनी है? नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट और नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन, और इसको डिस्क्राइब करने का तरीकाकार वैसा ही होगा चैप्टर 4। चले अब आते हैं रिपोर्ट की तरफ। क्या ऑडिट रिपोर्ट के एलिमेंट्स किसी स्टूडेंट को याद है? क्या क्या एलिमेंट है? स्टार्ट कीजिए। टाइटल, एड्रेसिव, ओपिनियन, शाबाश, बेसिस ओपिनियन, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्फसिस ऑफ मैटर, अदर लीगल। अदर वाली तो इधर नहीं होगी, ये तो पक्का है। अदर लीगल क्यों? ये रिक्वायर्ड बाय लॉ है इन्हें। डेट होगी, सिग्नेचर होंगे, हाँ जी, वो अदर इंफॉर्मेशन, हाँ जी बिल्कुल। अब यह देखते हैं कि रिव्यू की रिपोर्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अगर तो एलिमेंट नया हुआ तो आपने मुझे कहना सर इसको एक्सप्लेन कर दें, अगर एलिमेंट पुराना हुआ फिर वो वही होगा। रिव्यू रिपोर्ट शैल बी इन राइटिंग, राइटिंग में ही होती है सारी रिपोर्ट्स, एंड शैल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट। टाइटल ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट आएगा, टाइटल आएगा, क्या लिखा? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, रिव्यू, प्रैक्टिशनर्स रिव्यू रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट नहीं आएगा, क्या आएगा? एड्रेसी कोई भी हो सकता है, मेंबर्स भी हो सकते हैं, या कोई और एप्रोप्रिएट एड्रेसी भी हो सकता है, क्योंकि ये तो रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है ना। तो उसमें जिसके लिए भी रिव्यू रिपोर्ट बनाई जा रही है, अगर किसी बैंकर के लिए बनाई जा रही है वो हो सकता है, वो जो भी एप्रोप्रिएट होगा। मेंबर्स शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, बाज़ औक़ात पार्टनरशिप फर्म भी रिव्यू करवा लेती है ताकि पार्टनर्स को तसल्ली हो जाए। एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, आपने पढ़ा होगा, उसकी तसल्ली के लिए बाज़ औक़ात रिव्यू करवा लिया जाता है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ डेट, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आएगा, इसमें क्या लिखा होगा? टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीरियड कवर्ड, स्टेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन रिव्यूड। इस तरह की बात की ऑडिट में भी पढ़ते थे, वी हैव ऑडिटेड द नेक्स्ट बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह वगैरह फॉर द पीरियड एंडेड। लेकिन वो ये लाइन ऑडिट में किस पैराग्राफ में आती थी? पीरियड पैराग्राफ।
यहाँ पे किस में आ रही है? इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में। ये फर्क है, क्योंकि ये रिवाइज नहीं है। फर्क क्यों है? क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज कर दी स्टैंडर्ड ने, इसको रिवाइज नहीं किया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? समझाने की जरूरत है? आना चाहिए था मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्रेस ए कंक्लूजन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ए डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कोप ऑफ ए रिव्यू। रिव्यू को एक्सप्लेन करना है कि रिव्यू क्या है, रिव्यू क्या है। ठीक है, मिलता जुलता कंसेप्ट ऑडिट में ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में लिखा जाता था कि ऑडिटर अपने ऑडिट में ये काम करता है, याद है? काउंटिंग पॉलिसीज को वैल्यूएट करेगा, ओवरऑल प्रेजेंटेशन देखेगा, एस्टिमेट्स देखेगा, और क्या चार गोइंग वगैरह देखेगा। यहाँ पे रिव्यू को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ये पैराग्राफ आप नया है, ये ऑडिट रिपोर्ट में नहीं होता था। इसको इसलिए हम ध्यान से एक एक लफ्ज पढ़ते हैं। कह रहा है डिस्क्रिप्शन स्कोप ऑफ रिव्यू में क्या क्या लिखा होगा। पहली बात, 3 बातें लिखी होंगी। ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि डिस्क्रिप्शन स्कोप ऑफ रिव्यू बताइए। पहली बात, ए रिव्यू इज परफॉर्म्ड अंडर ISRE। ISRE से क्या बनता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। और ऑडिट किसके मुताबिक होता है? ISAs। किसके? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के मुताबिक। कह रहे हैं ये भाईजान ISRE के एंड इज ए लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, मानते हैं, सही कह रहे हो। दूसरी कह रहा है प्रैक्टिशनर परफॉर्म प्रोसीजर प्राइमरीली कंसिस्टिंग ऑफ इंक्वायरीज, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड अदर प्रोसीजर। हमने कहा ये भी पढ़ के आए हैं। 2 नंबर का सवाल पूछेगा तो इसी तरह एक आधी 2-3 लाइन में खत्म, वरना अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि क्या क्या प्रोसीजर रिव्यू में होते हैं, आगे फर्दर एग्जांपल्स भी दे देंगे इसको। फिर कह रहे थे आपने रिपोर्ट के अंदर स्कोप ऑफ रिव्यू वाले सेक्शन में अगली बात खास तौर पे लिखनी है, खास तौर पे कि प्रोसीजर परफॉर्म्ड इन रिव्यू आर सब्सटेंशियली लेस देन दोज परफॉर्म्ड इन एन ऑडिट conducted in accordance with ISAs, and accordingly the practitioner does not express an audit opinion on financial statement। क्या कह रहा है? समझ आ रही है? रिव्यू में प्रोसीजर बहुत कम है ऑडिट के, इसीलिए इसमें ऑडिट ओपिनियन नहीं दे रहा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट इससे ये इंटरप्रिटेशन लेते हैं कि इसमें इसका मतलब है कोई ओपिनियन ही नहीं है। ना ना, वो ये कह रहा है मैं ऑडिट ओपिनियन नहीं दे रहा, ये नहीं कह रहा कि मैं रिव्यू का कंक्लूजन भी नहीं दे रहा। ये इसको सही तरीके से समझ लें। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि मैं ऑडिट ओपिनियन नहीं दे रहा। ऑडिट में फिर क्या कोई भी ओपिनियन नहीं दे रहा, रिव्यू का कंक्लूजन दे रहा है वो। इस लाइन का मतलब क्लियर हो गया आपको? फिर पैराग्राफ अंडर द हेडिंग कंक्लूजन, इफ कंक्लूजन इज मॉडिफाइड रीजन ऑफ, ठीक है, कंक्लूजन देना है आपने। और अगर वो कंक्लूजन होगा हमारा क्वालिफाइड तो फिर उसकी रीजन भी बताने हैं। ऐसे ही है, रीजन बतानी चाहिए। ऑडिट बोर्ड में भी बताते हैं अगर मॉडिफाइड ओपिनियन हो, रिव्यू में भी बताएंगे। हाँ शाबाश, रीजन कौन से पैराग्राफ में बता, बेसिस फॉर कंक्लूजन। ठीक है, असल में इसमें बेसिस फॉर कंक्लूजन का पैराग्राफ अलहदा से होता नहीं है, कंक्लूजन में ही लिख दिया करते हैं। लेकिन अगर आप अलहदा से बेसिस फॉर कंक्लूजन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मना नहीं है। द डेट ऑफ रिपोर्ट, प्रैक्टिशनर सिग्नेचर और प्लेस, ये तो वही है जो पहले पढ़े थे। इसका मतलब है इस पूरे एलिमेंट्स में रिव्यू के हवाले से जो सबसे अहम एलिमेंट है 6, इसको फिर टिक कर लें। और इसमें मुझे बताइए तीनों पॉइंट्स, एक एक पॉइंट समझ आ गया आपको मैं क्या बता रहा है? अब है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर केस स्टडीज। इसमें ज्यादातर कैफ लेवल पे रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि रिव्यू सिर्फ बेसिक कंसेप्ट हमारे सिलेबस में है कि बताओ रिव्यू कैसे ऑडिट से डिफरेंट है, नॉर्मली ये पूछता है।
यहाँ पूछेगा कि रिव्यू में प्रोसीजर कौन कौन से परफॉर्म किए जाते हैं, केस स्टडी पूछने की रेशो कम है, लेकिन अगर केस स्टडी पूछ सकता है तो उसमें एक बात मैंने आपको बताई है, वो अभी केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक, रिव्यू की केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक सबसे अहम बात क्या बताई है? शाबाश, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल्स नॉर्मली परफॉर्म नहीं किए जाते अनलेस देयर इज रिस्क। और आपको वो 2-3 एग्जांपल भी बताई थी टेस्ट ऑफ डिटेल्स की। यह टेस्ट क्या, कंफर्मेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन, एजिंग वगैरह, ठीक है, ये वो बताई थी ना 2-3 एग्जांपल ब्रैकेट में लिखी हुई थी, मैंने कहा था खास तौर पे कल नोट कर लें। कह रहे सुन लें मजीद, practitioner can also include emphasis of matter and or other matter paragraph in his review report। क्या रिव्यू रिपोर्ट में emphasis of matter other matter आ सकते हैं? yes, आ सकते हैं। पहले बताया कौन से पैराग्राफ आ सकते हैं, फिर बता रहा है कौन से पैराग्राफ नहीं आ सकते। क्या ऑडिट मैटर नहीं है क्योंकि ऑडिट है ही नहीं, तो ऑडिट मैटर कहां से आ जाएगा? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ भी रिव्यू रिपोर्ट में नहीं आएगा, नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। क्यों? क्या गोइंग कंसर्न का इशू हमने, अच्छा ये अजीब बात हो गई, प्रोसीजर में उसने हमें कहा है गोइंग कंसर्न को वैल्यूएट करना है, लेकिन यहां पे कह रहा है गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ आएगा ही नहीं। तो अगर कोई गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी होती है उसे कहां बताएंगे? उसे एम्फेसिस ऑफ मैटर में। शाबाश, पुरानी अप्रोच यही होती थी कि गोइंग कंसर्न को इतनी ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाते थे, उसका अलग से पैराग्राफ नहीं होता था, उसे एम्फेसिस ऑफ मैटर में फिट करते थे। तो यहाँ पे रिव्यू में भी ये ध्यान में रखिएगा, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर अनसर्टेनिटी है किधर लिखेंगे? एम्फेसिस ऑफ मैटर में। क्लियर? अच्छा, अब हमने ये चेक करना है कि ये सारी बातें जो हमने पढ़ी ये सच है कि झूठ है। नहीं ऐसे ही ना मान ले सच है तो एक प्रैक्टिकल रिव्यू का फॉर्मेट रीड ना कर लें, इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या वाकई एलिमेंट्स पूरे। आपने करना क्या है, रिव्यू रिपोर्ट को पढ़ना है और ये एलिमेंट साथ टिक करते जाने हैं, एलिमेंट साथ कि ये एलिमेंट है, और आपने एंड पे मुझे बताना है कौन सा एलिमेंट मिसिंग है या कौन सा एलिमेंट रिपोर्ट में एक्स्ट्रा है। क्लियर? अच्छा मुझे बताइए, आपको रीडिंग के लिए टाइम दूं कि खुद साथ साथ रीड करवाता रहूं? दोनों कर लेते हैं? नहीं, हाँ टाइम, बिल्कुल टाइम ले ले। आपके पास टाइम है 3 मिनट का, 15 मिनट नहीं टाइम है, 3 मिनट, चले 5 मिनट कर ले। नेक्स्ट पेज पे ये एग्जाम्पल है, आपने सारे कंसेप्ट रिव्यू के जितने भी पढ़े हैं वो सामने रखने हैं और देखना है कि क्या वो एलिमेंट्स के मुताबिक ही, और कोशिश करनी है कोई ना कोई गलती निकाले। मैंने आपको बताया था ना, हमारे एक सीनियर होते थे, फारिग टाइम में क्या करते थे, किसी भी लिस्टेड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पकड़ी और IFRS को खोले और गलतियां निकाल दें। तो आपने पूरी कोशिश कर ली है कि आप कोई ना कोई मिसिंग चीज या गलती निकाल लें रिपोर्ट में, ठीक है, कोशिश करने हैं। क्लियर? चलिए पास कीजिएगा जी। रीडिंग आपने कर ली होगी। आपके ख्याल में अगर कोई इसमें एरर है, मिस्टेक है तो बता सकते हैं। ये एक भाई ने आइडेंटिफाई किया है जो कि मेरे भी दिल को बात लगती है कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तो बात की है प्रिपरेशन की, लेकिन ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी होती है, वो भी तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिव्यू में भी तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, वो बात नहीं लिखी हुई। लेकिन असल में ये जो फॉर्मेट है ये ISRE का स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लिखना भूल गया, इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी नहीं है, हालांकि होना चाहिए था, मेरा ख्याल ये। बहरहाल हम फॉलो इसी को करेंगे। अच्छा अगर आप कहें तो इसको पढ़ दूं एक दफ़ा क्या? ठीक है, ओके, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि चलिए। अच्छा आपको इसकी एग्जामिनेबिलिटी के बारे में बता दूं, जो ऑडिट रिपोर्ट है ना इसमें वो डिटेल टेस्टिंग कर रहा है। डिटेल टेस्टिंग से क्या मुराद है, वो आपको ड्राफ्ट करने को भी कह देता है कि ये पैराग्राफ ड्राफ्ट कीजिए। जैसे आपसे कहेगा कि आप ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट कर दें या बेसिक ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट करते हैं, या ये भी कि आपको पैराग्राफ खुद दे देता है और कहता है इसमें से एरर्स आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, ये समझ लीजिए डिटेल टेस्टिंग।
रिव्यू के अंदर टाइप्स ऑफ कंक्लूजन की टेस्टिंग तो करता है कभी कभार कि ये सिचुएशन है, बताइए कौन सा टाइप ऑफ कंक्लूजन आएगा, लेकिन रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग के ऊपर उसने क्वेश्चन नहीं पूछा हो। यानी रिव्यू में आज तक उसने ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जिसमें वो आपसे कहे कि रिव्यू जो है ये रिपोर्ट मुझे ड्राफ्ट करके दीजिए, या ये रिपोर्ट है इसमें से एरर्स ढूंढ के दीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसने ये पूछा है कि जो कंक्लूजन होगा ना इसकी वर्डिंग क्या होगी, और वो ऑलरेडी हमें याद है, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉज अस टू बिलीव वन। ठीक है, इसलिए इसमें आपने सिर्फ इसको रीड कर लिया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली, काफी है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आप कहते हैं रिपोर्ट में मैं तो आपको बताता था ना कि ये पैराग्राफ याद कर ले, ये पैराग्राफ रहने दे, ओपिनियन पैराग्राफ कर ले, ठीक है, एम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर। लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट याद करने की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें होते हैं। याद कर आई कि आपने अभी तक पूछा, ना ही एक्सपेक्टेड है कि पूछेगा, इस पे टाइम ना लगाएं। सिर्फ इसमें स्कोप ऑफ रिव्यू वाली चीज जो है ना, स्कोप ऑफ रिव्यू वाला पैराग्राफ ये, और कंक्लूजन वाला पैराग्राफ, कंक्लूजन इसको जरा 3-4 दफा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें से अगर रिपोर्ट में से कोई क्वेश्चन उसने सेट किया ड्राफ्टिंग में से, अगर किया उसने, तो इसमें से कर सकता है, वरना अभी तक किया नहीं उसने, चांसेस नहीं है। क्लियर? आगे चले जी, खत्म आगे उससे। अच्छा, अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन रिव्यू एंगेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द एनुअल ऑडिट। रिव्यू और ऑडिट में फर्क क्या लिखे? तीनों चीजें बता देंगे, प्रोसीजर, लेवल ऑफ एश्योरेंस और प्रोसीजर, लेवल ऑफ एश्योरेंस और डिस्क्रिप्शन कि वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं, हाउ एश्योरेंस इज प्रेजेंटेड। क्लियर? इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन 2, स्टेट एनी 3 प्रोसीजर्स which are generally adopted by practitioner to obtain evidence in review engagement। सबसे अहम लफ्ज क्या है? रिव्यू एंगेजमेंट। और फिर प्रोसीजर्स, 3 प्रोसीजर बताने हैं। 3 प्रोसीजर कौन से? अब चूंकि 2 मार्क्स है तो मेरा ख्याल है सिर्फ इन प्रोसीजर के नाम लिख देना काफी है, डिटेल बताने की जरूरत नहीं कि इंक्वायरी में कौन सी टाइप की इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर में कौन से एनालिटिकल प्रोसीजर, और अदर में कौन, बताने की जरूरत नहीं। इक्का दुक्का बताना चाहे बता सकते हैं, मेरे ख्याल में जरूरत नहीं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तीनों प्रोसीजर हेडिंग मेंशन कर दें काफी है। इसमें कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नहीं है, बस 2 क्वेश्चन ही हैं। चलिए, लेकिन हम कुछ मजीद क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे वॉल्यूम 2 में से। हाँ, दूसरा नहीं। ब्रीफली डिस्कस द लेवल ऑफ एश्योरेंस गिवन इन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। ऑडिट में, रिव्यू में लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, एग्रीड प्रोसीजर में नो एश्योरेंस, और कंपाइलेशन में नो एश्योरेंस। ठीक है जी। क्वेश्चन 2, व्हाट इज एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर क्या है? डेफिनेशन दे सकते हैं कि नहीं? पढ़ी है कि नहीं हमने? क्या होता है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में? ऑडिटर वही प्रोसीजर परफॉर्म करता है जो उसके मैनेजमेंट और अगर कोई थर्ड पार्टी है उसके साथ एग्री हो, और उनका जो रिजल्ट होते हैं उन प्रोसीजर्स और उन प्रोसीजर को परफॉर्म करने के नतीजे में जो रिजल्ट होते हैं वो प्रेजेंट करता है। में कोई एश्योरेंस नहीं होते।
ये जो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर है ISAs के मुताबिक परफॉर्म होते हैं कि ISRE के मुताबिक? किसी के मुताबिक नहीं, शाबाश। इनका अलग से स्टैंडर्ड होता है ISRS, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। रिलेटेड सर्विस है ना, इसका अलग से स्टैंडर्ड होता है। बहरहाल इसमें कोई इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं होते। आगे चलते हैं 3, auditor of a listed company is required to review the half yearly financial statements. You are required to explain objective of such review and how does it differ from audit. अच्छा, how does it differ from audit? ये डिफरेंस है। objective of reviewing such review, ये क्या है ऑब्जेक्टिव? लिमिटेड एश्योरेंस, शाबाश। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिव्यू क्या है? तो प्रोवाइड लिमिटेड एश्योरेंस किसके बारे में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। और बी में प्रोसीजर डाटा परफॉर्म्ड वाइल कैरिंग ऑन सच रिव्यू। अच्छा, अब इसके दोनों के उसने इकट्ठे मार्क्स दे दिए। हालांकि असूली तौर पे अच्छा एग्जामिनर होता ना तो दोनों पार्ट्स के अलग-अलग मार्क्स देता, लेकिन कमाए फिर भी मुझे इतना तो लग रहा है कि जो ऊपर वाला है वो उसके 3 नंबर होंगे शायद। अच्छा, तो इसमें कुछ मुझे प्रोसीजर बताते हो, इनकी एग्जांपल्स भी इंक्वायरी की 2-3 एग्जांपल्स लिख दो। किस तरह की इंक्वायरी? एनालिटिकल प्रोसीजर जो है 2 एग्जांपल्स, और अदर रिव्यू प्रोसीजर की भी सिर्फ हेडिंग लिख दूं कि इन चीज़ों के बारे में हम रिव्यू फर्दर रिव्यू प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट, गोइंग कंसर्न वगैरह। क्लियर? इसमें थोड़ा डिटेल। अच्छा, अब आगे 2 केस स्टडी है, 4 और 5। एक केस स्टडी आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं और एक मैं खुद करवा रहा हूं। ठीक है, जो मुझे लग रहा है थोड़ी सी मुश्किल है वो मैं करवा रहा हूं, बाकी आपके घर के लिए। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिए, ये आप देखेंगे तकरीबन उसी तरह क्वेश्चन उसने बनाया जिससे ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन बनाता है। तो कंसेप्ट आपने वही रखने हैं, मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन, इफेक्ट क्या है, मटेरियलिटी का कंसेप्ट उसने कुछ डिस्कस नहीं किया। क्या इसका ये मतलब है मटेरियलिटी नहीं होती? रिव्यू में होती है। रूल क्या है? वही जो ऑडिट का है। ये क्वेश्चन 5 कह रहा है डिस्कस द अबव इश्यूज एंड देयर इम्प्लीकेशंस ऑन योर रिपोर्ट। अच्छा, योर रिपोर्ट कहा है, ऑडिट रिपोर्ट या रिव्यू रिपोर्ट भी नहीं कहा। अगर तो ऑडिट रिपोर्ट कह देता हमें 100% कंफर्म होता ऑडिट का क्वेश्चन है, रिव्यू रिपोर्ट कह देता 100% कंफर्म होता रिव्यू का क्वेश्चन। नहीं है, उसने लफ्ज इस्तेमाल किया ना, चालाकी दिखाई। इसका मतलब है मे भी ये क्वेश्चन ऑडिट का हो, मे भी रिव्यू का हो। हमें कैसे पता चलेगा? ये तो पता चल गया रिपोर्ट का क्वेश्चन है। और स्टूडेंट आपको हैरानगी होगी ये सुन के कि कुछ क्वेश्चंस में सीफैब के क्वेश्चंस में, सीफैब लेवल में, उसने एग्जामिनर कमेंट्स में ये भी कहा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने रिपोर्ट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था, रिव्यू रिपोर्ट पे इम्पैक्ट बताना था, ऑडिट रिपोर्ट पे बता दिया। जल्दी जल्दी में होता ना, है तो रिपोर्ट का क्वेश्चन, और उसने भी चालाकी से सिर्फ एक जगह क्वेश्चन में रिव्यू का वर्ड यूज किया था। चालाकी तो उसने भी खेली ना, एक जगह पे सिर्फ रिव्यू का। लेकिन जब कभी रिपोर्ट आती है ना, हमारे जहन में आता है ऑडिट रिपोर्ट। स्टूडेंट भी उसी तरह ऑडिट रिपोर्ट समझते हैं, तो वो रिव्यू रिपोर्ट भी हो सकता है। कह रहा है यू आर द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ लिस्टेड कंपनी स्टील लिमिटेड। एंगेजमेंट पार्टनर हो आप। द फर्म इज करंटली इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग लिमिटेड स्कोप रिव्यू ऑफ एसएस इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द हाफ ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2007। अच्छा, एक तरफ कह रहा है आप ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर हो और दूसरी तरफ कह रहा है कि आप रिव्यू भी कर रहे हो। रिव्यू कर रहे हो, ये कौन सी एंगेजमेंट है? तो देखें, जो ऑडिटर है वो रिव्यू भी तो कर सकता है, जो ऑडिटर है वो रिव्यू भी तो कर सकता है। ऑडिट तो नॉर्मली पूरे साल का ही होता है, रिव्यू साल का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है। अगर सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप है उसका रिव्यू पूरे साल का होगा, और अगर कोई कंपनी है उसका 6 महीने का रिव्यू होगा, साल का ऑडिट होगा। ठीक है, और आपने शायद ये कंपनी लॉ में कहीं पे लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, वो ये कहता है कि जो ऑडिटर होता है ना वही उस कंपनी के 6 महीनों का रिव्यू भी करता है। ये लिखा हुआ है?
इसीलिए उसने कंफ्यूजन क्रिएट कर दी, क्या ये ऑडिट एंगेजमेंट है कि रिव्यू एंगेजमेंट है, ये डिसाइड करें, ये डिसाइड करें भाई, क्योंकि आगे तब तक नहीं चल सकेंगे जब तक पहले ये डिसाइड नहीं करेंगे। ऑडिट एंगेजमेंट का रिव्यू, रिव्यू एंगेज, तो रिव्यू को अंडरलाइन कीजिए, लिमिटेड स्कोप रिव्यू को अंडरलाइन कीजिए, ये रिव्यू एंगेजमेंट है। क्यों? ऊपर ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर भी तो कह रहा है, वो इसलिए कि बाद में ऑडिट भी इसी ने करना है। नहीं, वो रिव्यू का लफ्ज जरूर इस्तेमाल करेगा, साथ में मे भी लिमिटेड का वर्ड यूज करे या ना करे, कभी करता है कभी नहीं करता। असल में जो हमारी ISAs की टर्म है ना, वो है रिव्यू एंगेजमेंट, जो लॉ की टर्म है ना वो है लिमिटेड स्कोप रिव्यू। लिमिटेड स्कोप रिव्यू वर्ड कंपनी लॉ इस्तेमाल करता है, जबकि ISAs कौन सी टर्म इस्तेमाल करते हैं? रिव्यू एंगेजमेंट। तो दोनों में कॉमन है रिव्यू, तो रिव्यू का वर्ड लाजमी यूज करेगा। कह रहे फॉर द हाफ ईयर एंडेड दिसंबर, हाफ ईयर से भी हमें पता चल गया रिव्यू, इंडिकेशन मिल गई कंफर्म, लेकिन रिव्यू के लफ्ज से हुआ। द ऑडिट टीम हैज रिसेंटली कंक्लूडेड, ऑडिट टीम जाहिर है वो इसी वर्ड, क्योंकि उसने ऑडिट करना बाद में, हैज रिसेंटली कंक्लूडेड देयर वर्क विद फॉलोइंग फाइंडिंग्स फॉर योर डिसीजंस। अब ये उसने 3 इश्यूज दिए हैं और रिक्वायरमेंट में क्या है, इनको डिस्कस करना है, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना और रिव्यू रिपोर्ट में इम्पैक्ट बताना, ये हम एग्री कर चुके हैं। पहला, इन्वेंट्री इज ए सिग्निफिकेंट आइटम ऑफ बैलेंस शीट बैलेंस शीट, but the practitioner was not asked to attend the stock count at the end of the period. Consequently, the audit team relied on count communicated by management. अगर तो ये ऑडिट होता मैं कंफर्म कहता स्कोप लिमिटेशन, क्योंकि ऑडिट में सिग्निफिकेंट हो तो फिजिकल वेरिफिकेशन लाजमी है। ये रिव्यू है। मुझे क्वेश्चन में देखना है कि क्या क्वेश्चन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे पता चले रिस्क है, तो पता चला क्वेश्चन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं जिससे पता चले कि ये इसमें रिस्क है, कि है कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो क्या स्टॉक काउंट, अगर रिस्क नहीं है स्टॉक काउंट करना जरूरी है? नहीं जरूरी, तो ये स्कोप लिमिटेशन नहीं है। आप सोल्यूशन में लिखेंगे कि इफ देयर इज नो रिस्क फैक्टर देन ऑडिटर प्रैक्टिशनर इज नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म स्टॉक काउंट एट बैलेंस शीट डेट, Therefore, there is no scope limit। मैनेजमेंट की इंक्वायरी पे रिलाई कर लेते हैं हम और एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अदर रिव्यू प्रोसीजर से देख लेते हैं कि कहीं कोई ईयर एंड के बाद इन्वेंट्री कॉस्ट से कम पे तो सेल नहीं हुई। स्टॉक काउंट करना लाजमी नहीं, एग्रीड। सेकंड, a setup of the company in Lahore having carry value of ₹235 million has been sold to an associated undertaking for ₹240 million. Related party transaction, associated से related party transaction सामने आ रहा है कंसेप्ट। The minutes of the board of directors showed that the transaction was carried out on arm's length basis. No explanatory note has been given in financial statements in this regard. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इससे रिलेटेड कोई एक्सप्लेनेटरी नोट नहीं है। मिस स्टेटमेंट है जी, डिस्क्लोजर ले दिया। रिव्यू में भी मिस स्टेटमेंट होती है क्या? क्या इफेक्ट बताया उसने? प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। तो इफ मटेरियल क्वालिफाइड कंक्लूजन, इफ परवेसिव एडवर्स कंक्लूजन, ओपिनियन नहीं वर्ड यूज करना, कंक्लूजन। शाबाश, सेकंड क्लियर। अब ये थर्ड मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे। अगर सही बताया इसका मतलब हमारे चैप्टर का कंक्लूजन कंक्लूड होने तक आप समझ गए कंसेप्ट्स को, वरना कुछ गड़बड़ है। क्लियर। कह रहा एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल डेट्स द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आर इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ कंपनी। However, due to time constraint, the practice of using age analysis of debtor has not been used this time. ये क्लाइंट ने एजिंग एनालिसिस प्रोवाइड नहीं की, एजिंग एनालिसिस ये स्कोप लिमिटेशन नहीं है। क्यों नहीं है? रिस्क नहीं है, रिस्क नहीं है। कैसे पता चला रिस्क नहीं है? क्लियरली उसने बता दिया
साइलेंट भी रहता तो हम यही एज्यूम करते जैसे पार्ट 1 में किया कि उसने कोई रिस्क के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसलिए मतलब नो रिस्क। यहाँ पे तो क्लियरली कह दिया नो रिस्क एज ए परसेंट। इस लाइन का मतलब क्या, एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल डेट्स द बैड डेट्स आर इन अकॉर्डेंस विद प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ कंपनी। इस लाइन का मतलब क्या, ये लाइन क्यों दी उसने, बताने के लिए कि डेटर्स में रिस्क नहीं है। ठीक है, हाउएवर ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट एजिंग एनालिसिस जरूरी नहीं है, अगर रिस्क नहीं है तो एजिंग एनालिसिस जरूरी नहीं है। इसी तरह अगर चेंज करके कह देता कि इन्वेंट्री जो है वो हिस्ट्री जो ट्रेंड आ रहा है उसके मुताबिक है, तो क्या उसकी एजिंग बनाने की जरूरत है, नहीं है। स्टॉक काउंट करने की जरूरत है, नहीं है। सब्सिक्वेंटली ये देखने की जरूरत है कि सेल किस प्राइस पे सेल हुआ है, डिटेल में काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर सब्सिक्वेंट इवेंट में सामने आ जाए, अगर सब्सिक्वेंट इवेंट में खास तौर पे देखने की, अगर सब्सिक्वेंट इवेंट में सामने आ जाए कि इशू है, फिर हम ये काम कर सकते हैं। क्लियर? चले, ये हमारा चैप्टर था रिव्यू एंगेजमेंट का। ओवरऑल बताइए, रिव्यू एंगेजमेंट का चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगा, मॉडरेट या इजी? कितने स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगा, कितनों के लिए मॉडरेट था, कितनों के लिए इजी था? चले शाबाश, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो रिव्यू असाइनमेंट आपको दी गई है, वैसे तो हमने कर लिया, लेकिन एक जो केस स्टडी रह गई है ना, अच्छी केस स्टडी है, आपने रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है उसकी। ठीक है जी, ये वाला लेक्चर यहाँ पे अब हम ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।